हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। देखो, अपना जो भी चैप्टर है, जो यूनिट्स है जिसके बारे में बात करते हैं, वैसे भी हिंदुस्तान गवर्नमेंट, भारत सरकार, अपनी सरकार अमृत महोत्सव भी मनाती है। तो आज आप टांट्या भील के बारे में जानना चाहिए। हमारे वीर, हमारे भगवान टांट्या भील मामा, या जिनसे ब्रिटिशर्स या यूएस के लोग, अमेरिका के लोग न्यूयॉर्क में बैठे बैठे रॉबिन हुड ऑफ द इंडिया के नाम से जानते थे। मैंने यहाँ शेर लगाए, वाकई में वो शेर दिल थे, किसी से डरते नहीं थे। उठे हमारे मामा टांट्या भील। अब आपको जानना होगा कि टांट्या भील का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में हमारे मामा का जन्म होता है, खंडवा एक डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन उस समय जब जन्म होता है इनका 4 अप्रैल 1842 में। हमारे मामा टांट्या भील का जन्म कब होता है? 4 अप्रैल 1842 को। कहां पे होता है? नागपुर रियासत में। अब नागपुर रियासत में कौन राजा है? मराठा। मराठाओं में कौन है? आप देखोगे मराठाओं में जब इनका जन्म होता है तब वहां के मराठा भोसले थे, रघुजी भोसले तृतीय। कौन है? यह है महाराज रघुजी भोसले तृतीय। तृतीय मतलब तीसरे। अब आपसे छोटा सा एक क्वेश्चन में जानना चाहूंगा, रघुजी भोसले से पहले कौन है? अप्पाजी भोसले। 1817 के बाद में उनके मंदसौर की संधि किसके साथ होती है? अप्पाजी भोसले के बाद में रघुजी भोसले तृतीय के साथ होते हैं। अप्पाजी भोसले कौन है? परशुराम जी भोसले का वध करके। परशुराम जी भोसले कौन है? रघुजी भोसले। वही रघुजी भोसले है। 1802 याद आपको? 1802 और 3 के आसपास संधि होती है, देवगांव की संधि, असई का वार वगैरह। बात करेंगे जब मराठों का चैप्टर होगा। तो हमारे मामा टांट्या भील का जन्म नागपुर रियासत में, यहां पे एक जगह है खंडवा डिस्ट्रिक्ट। उस खंडवा डिस्ट्रिक्ट में हमारे मामा टांट्या भील का जन्म होता है। मालवा के अंदर आप खंडवा डिस्ट्रिक्ट में देखोगे, इस जगह देखो, यहाँ ये खंडवा, यहाँ पे एक गांव है, छोटा सा गांव। गांव का नाम है पगना। पगना, पगना, ठीक है। इस गांव में इनका जन्म होता है। किनका? हमारे मामा या हमारे भगवान टांट्या भील साहब का। अब जैसे थोड़ा सा मैंने बोला कि उनका जन्म कहाँ होता है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। अब खंडवा कहाँ पे आप रट लोगे, लेकिन एग्जाम में आपसे अलग पूछ सकते हो। तो खंडवा का नाम आते दिमाग में आना चाहिए कि खंडवा आया है तो वहां पे अशीरगढ़ की पहाड़ियां भी है। ठीक है, देखो ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में से 52 डिस्ट्रिक्ट है। कितने हैं? 52। जैसे यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक। अब मध्य प्रदेश में थोड़ा अलग सीन है। अलग सीन ये है कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो शेड्यूल ट्राइब, भील वगैरह जितने भी शेड्यूल ट्राइब्स है वो इस एरिया में ज्यादा, जहां पहाड़ी एरिया, ये एरिया में ज्यादा मिलेगी आपको। इस एरिया में नहीं है। मालवा के पठार वाले में, या विदिशा का पठार, किंचवारा का पठार, शिवगिरी का पठवार इधर नहीं है। देखो ये कौन सी है, थोड़ा सा देखो मैपिंग देखो आप। मैं थोड़ा हट नहीं रहा हूँ, थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सतपुड़ा है, जानते हैं। लेकिन यहाँ कौन सी पहाड़ी है? अशीरगढ़ की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? अगर आपसे कोई पूछे अशीरगढ़ की पहाड़ियां। अशीरगढ़ की पहाड़ी जस्ट आप यहाँ आओगे तो ये गाविलगढ़ की पहाड़ियां। कौन सी? गाविलगढ़ की पहाड़ी। गाविलगढ़ के जस्ट आगे यहाँ पे है बुंदेल, सॉरी, बैतूल का पठार। ठीक। सतपुड़ा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट आओगे आप। देखो मैंने बोला कि अशीरगढ़, बैतूल। बैतूल के जस्ट आगे आप आओगे तो यहाँ से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है केघन। कंगन घाटी भी बोलते हैं, केगन घाटी भी बोलते हैं उसको। कंगन भी बोलते हो या फिर केगन घाटी या फिर कंगन घाटी। ये एक नदी है, वो किस में मिलती है? वेनगंगा में जाके मिल जाते। जस्ट इसके आगे यहाँ है महादेव की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां है? महादेव। और इसी महादेव की पहाड़ी पे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। कौन सी है भाई? धूपगढ़। आपसे पूछा कौन सी? धूपगढ़ है, जिसकी लंबाई लगभग 1351 के आसपास है, 1351 मीटर के आसपास है। तो अब मैंने अब आगे जस्ट यहाँ आगे लोग कहते हैं कि अमरकंटक की चोटी कहाँ पे है? मैकाल की पहाड़ियां का देखो, इधर है छत्तीसगढ़, इधर है मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश के इसी बॉर्डर पे ये तो है रायगढ़ का पठार। कौन? रायगढ़ का पठार। रायगढ़ के पठार के जस्ट यहाँ पे है मैकाल पर्वत श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? मैकाल। और इसी मैकाल श्रेणी में एक पहाड़ी है अमरकंटक। कौन सा है? अमरकंटक। अमरकंटक।
और यही अमरकंटक है 1127 मीटर। इसी अमरकंटक से यहां से दो नदी निकलती है। एक नदी है, देखो यहां से निकलती है एक नदी, ये है नर्मदा। कौन सी? मां नर्मदा। किनके? विंध्य और सतपुड़ा के बीच में। दूसरा एक मैंने बोला नर्मदा, तो बैतूल का पठार यहां पे बताया मैंने। बैतूल के पठार से निकलती है तापी, सतपुड़ा के नीचे से तापी, इधर नर्मदा, और इस यहीं से ही अमरकंटक से कौन निकलती है? मां सोन। अब आपसे कोई पूछे तो इनके बारे में बता सकते हो। दूसरा आप जस्ट ऊपर देखोगे, देखो ये कौन है? विंध्य श्रेणी। विंध्य श्रेणी में आप यहां देखो तो यहां है भांडेर का पठार। कौन सा पठार? भांडेर का पठार। भांडेर के पठार के जस्ट नीचे ये वाला एरिया कौन सा? बघेल का पठार। बघेलखंड भी बोल सकते हैं। बघेलखंड इसको बोलोगे तो भांडेर के पठार का एरिया के जो ये वाला एरिया है ये है बुंदेलखंड। कौन सा एरिया? ये है बुंदेलखंड। कौन सा आएगा? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। और जस्ट बुंदेलखंड के नीचे आप अगर इस तरफ देखोगे, आपसे कोई पूछे कि बुंदेलखंड की, हाँ भाई बुंदेलखंड, तो ये वाला एरिया कौन सा? शिवपुरी का पठार, ये किचनवार का पठार, ये वाला विदिशा का पठार। अब आपसे कोई पूछे कि भगवान टांट्या भील या मामा टांट्या भील का जन्म कहाँ होता है, तो ये बता देना है अशीरगढ़। देखो यहाँ है अशीरगढ़, सॉरी अशीरगढ़ की पहाड़ियाँ, ये यहाँ गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ, यहाँ पे है खंडवा डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे मतलब तापी नदी के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे हमारे भगवान मामा तात्या भील का जन्म हुआ। अब 4 अप्रैल को उनका जन्म हुआ, लेकिन जैसे ही देखो छोटी सी कहानी ये है कि अंतिम नागपुर के सम्राट कौन थे? रघुजी भोसले तृतीय। रघुजी भोसले तृतीय से 1853 में नागपुर ले लिया जाता है मराठों से। अब नागपुर पर और इन पे राज किसका? ब्रिटिशर्स का। उसी समय ब्रिटिशर्स एक कानून लेके आते हैं 1871 में, 1871 में। कानून का नाम है द क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इस एक कानून में यह था, जितनी भी ट्राइब्स वगैरह है क्रिमिनल, जिनको इस ट्राइब में एक्ट में शामिल किया गया है, बिना कोई जांच, बिना कोई मुकदमा, जब मन करे किसी भी ट्राइबल पीपल्स को उठा के और मार दो। ये ब्रिटिशर्स थे। वो ब्रिटिशर आज हमें पाठ सिखाते हैं। आज हमारे देश के कुछ लोग ये कहते हैं कि ब्रिटेन से सीखो, वेस्टर्न कंट्री से सीखो डेमोक्रेसी कैसे चलती है। वो डेमोक्रेसी के नाम में वो लोग डेमन थे, और वो हमें सिखाने की जरूरत ना करे। और कुछ हमारे लोग उनसे सीखने की कोशिश ना करो मेरे भाइयों। घर का बेदी लंका डाए, ना बनो ऐसा। ठीक, ज्ञान मत दो कि हिंदुस्तान को कैसे चलना है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान की तरह ही चलेगा जैसा चलता आया है। देखो अब भील वहां की जनजाति है। हमारे भील भाई, इनको सबको पकड़ के 1871 में सारों को पकड़ा गया। लगभग जिसका मन किया, जिस भील, कोई भी छोटा बच्चा भी अगर कुछ बात भी करा, उनको सबको पकड़ा गया उसी समय 1800। अब इसके अंदर करते क्या? किसी को भी पकड़ लेते, टॉर्चर करते। दादागिरी ब्रिटिशर्स के लिए खिलौना हो गया है। टॉर्चर करते, मार काट वगैरह, अंग वगैरह सब कुछ करते, रेप वगैरह सब करते हैं वो लोग। वो इंसान नहीं थे, इंसान के बेस में भेड़िए थे वो। और भेड़िए से भी नीच कौम होते नहीं, वो लकड़बग्गे टाइप के लोग थे वो। अब तात्या भील साहब को इसी कानून के तहत, क्रिमिनल कानून के तहत, सबसे पहले 1876 में गिरफ्तार किया जाता है। मामा टाट्या भील को, हमारे भगवान मामा टाट्या भील को। क्यों? बिना कोई काम बैठे थे, इनको गिरफ्तार कर लिया। 1 साल जेल की सजा होते। फिर ये जेल से निकलने के बाद में इन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इन्होंने आजादी छेड़ दी, अपने भील समाज के लिए आजादी छेड़ दी, अपने भाइयों के लिए आजादी छेड़ दी, ब्रिटिशर्स को बाहर निकालने के लिए आजादी छेड़ दी, खुद को ट्रेंड किया इन्होंने। भील अधिकतर तीरंदाजी वगैरह चलाते, लेकिन आप पिक देखिए, भगवान टांट्या भील की पिक में आप बंदूक देखोगे। इन्होंने आधुनिक हथियार यूज करना शुरू किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और ब्रिटिशरों को चने चबाने शुरू कर दिए उनके। ठीक, उनकी रातों की नींद खराब कर दी हमारे मामा ने। अब ये पहाड़ियां, इन्हीं पहाड़ियों में इनकी जमीन थी, सारी जमीन ब्रिटिश ने छीन ली, बड़े लोगों ने छीन ली। बिना जमीन के मलेरिया भी हुआ इन पहाड़ियों में, इन दलदलों में, बिना कोई छत के रहे। ब्रिटिशर्स को लूटा, जितने भी धनाढ़े लोग थे उनको लूटा, और सारा का सारा पैसा अपने समाज के लोगों को दिया। सारी की सारी लूट बांटते थे। इसीलिए
आपको कोई पूछे कि भगवान टांट्या भील साहब ने क्या किया, रॉबिन हुड क्यों बोला जाता, अभी आगे बात करेंगे, तो फर्स्ट टाइम गिरफ्तार किया इन्होंने, काम शुरू कर दिया छापामार युद्ध प्रणाली। इसी के तहत इनको वापस दूसरी बार गिरफ्तार किया जाता है 1878 में हाजी नसरुल्लाह खान यूसुफजई के द्वारा। गिरफ्तार तो कर लेते हैं, जेल तोड़ के चला जाता है कि परिंदे को कैद नहीं कर सकते, और भगवान को कोई कैद करके रख पाया है, किसकी औकात है। हमारे मामा जेल तोड़ के निकल जाते हैं, फिर हाथ नहीं आते ब्रिटिशर्स के। जब हाथ आते हैं तो गद्दारी के तहत हाथ आते हैं, एक दो गद्दार होते हैं हिंदुस्तान में हर जगह। अब मामा भील का एक ही सीधा टारगेट, आप उस समय पिक देखिए कि अमीर से पैसा लेना, गरीब को देना, ब्रिटिशर्स को लेसन दिखाना कि ये धरती हमारी है, हम हिंदुस्तानियों की धरती है, ये उन फिरंगियों की धरती नहीं है जिनके सामने कुछ तथाकथित लोगों ने हथियार डाल दी, जिन्होंने जो उनका साथ दे रहे, ये धरती हमारे खून की, हमारे ब्लड की है। तो पहला काम लेसन सिखाना इन ब्रिटिशर्स को, उसके साथ साथ भिल्लों का सोशल रिफॉर्म करना, उनको समझाना कि आत्म स्वाभिमान वगैरह क्या होता है, उसके साथ लड़ना और जीना। क्यों 1871 जो एक्ट लेके आए थे, 1871 वाला एक्ट, ट्राइबल क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट वाला, कोई भी नेता आवाज नहीं उठा रहा उस समय। क्यों? सब लिबरल थे। अब मामा भील ने उसी समय स्किल वार, मतलब जो महाराजा शिवाजी जिन्होंने बाहरियों को बाहर करने के लिए हिंदू साम्राज्य के लिए, अपना साम्राज्य, हिंदुस्तान का साम्राज्य, अपना शासन के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा था, जो जिस स्वतंत्रता संग्राम को 1947 में हमने प्राप्त किया, स्वाभिमान सुशासन जो शिवाजी ने छेड़ा था, उसी की आगे की बागडोर की कड़ी आप टांट्या भील में देख सकते हैं। मामा, हमारे मामा में देख सकते हैं, हमारे मामा भील, टांट्या भील में आप वो देख सकते हैं। गुरिल्ला वार भी करते हैं, एक ही लक्ष्य है, ब्रिटिशर्स को अपनी धरती से बाहर करना। अब उसी समय क्या होता है, एक गद्दार ने, नाम था गणपत राम, उन्होंने उनकी मुखबरी करते हैं टांट्या भील मामा की, लेकिन टांट्या भील मामा अपना सरेंडर नहीं करते हैं। ब्रिटिश अधिकारी कहते हैं कि आपको छोड़ दिया जाएगा, आप सरेंडर कर दो, लेकिन ब्रिटिश होते हैं, ये ब्रिटिशर तो क्या थे, लकड़बग्गे थे, कौन सा विश्वास कर ले उन पे। शेर पे तो विश्वास भी किया जा सकता, वो शिकार नहीं करेगा, खाली पेट होता है, शेर तभी शिकार करता है। लकड़बग्गे का क्या है, लकड़बग का अंधा कुआ होता है उसका पेट, कभी पेट नहीं भरता। वैसे ब्रिटिशर्स लकड़बग्गे थे, उन्होंने हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों को खा गए मार मार के, उनका जीवन ले लिया उन लोगों ने, हिंदुस्तान को एकदम खून चूस लिया पूरे हिंदुस्तान का उन्होंने, आर्थिक शोषण कर करके। तो आप हमारे भील मामा को गिरफ्तार किया जाता है, ये उस समय की पिक है। आप पेरू में देखिए किस तरह से 10 किलो की सांकल पहनाई गई कि अब तोड़ के ना चले जाए, और टॉर्चर किया गया हर बार हमारे मामा टांट्या भील को। जैसे गिरफ्तार हुए वो 10 दिसंबर को, उसी समय दुनिया में एक न्यूज़पेपर है, दुनिया का फेमस न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम का वैसे देखोगे आप स्थापना न्यूयॉर्क टाइम की, मुझे कन्फर्म याद नहीं, लेकिन लगभग 1858 या फिर 1859 के आसपास ये न्यूज़पेपर शुरू होता है। इसी न्यूज़पेपर में एक हेडिंग है, ये इंडियन रॉबिन हुड, मतलब भारत का रॉबिन हुड, हमारे मामा के बारे में एक न्यूज़ छपती है। ये खौफ था हमारे मामा का कि ब्रिटिशर्स मीडिया वगैरह खौफ, उन्होंने जश्न मनाया कि हमने रॉबिन हुड को पकड़ लिया, ठीक है। बिरसा मुंडा साहब, उनका भी खौफ था, लेकिन कुछ तथाकथित इतिहासकारों ने, जो हिंदुस्तानी इतिहासकारी नहीं, जो खुद को लेफ्ट इतिहासकारी, लेफ्ट ना तो हिंदुस्तान में लेफ्ट है ना राइट है, हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तानी है, उन लोगों ने ना तो टाटा भीम मामा के बारे में कुछ पढ़ा है ना कुछ लिखा है, उन्होंने केवल अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश की है। तो थोड़ा संभल के पढ़ा करो। अब न्यूज़पेपर में लिखा गया, रॉबिन हुड उनको उपाधि दी, कब दी, न्यूयॉर्क टाइम में लिखा गया। कब गिरफ्तारी होती है हमारे मामा की, 10 नवंबर को 1899 में। अब गिरफ्तारी करने के बाद में जितना टॉर्चर करना था मामा के ऊपर, अमाउंट ने टॉर्चर किया गया, उन्हें जबलपुर जेल ले जाया गया। जबलपुर जेल ले जाने के बाद में 4 दिसंबर को उनको फांसी दे दी जाती है। इसी के साथ हमारे मामा टाटा भील साहब शहीद हो जाते हैं। इसी तरह एक और आंदोलन चला था, देखो
राजस्थान में भी एक आंदोलन चला था 1913 में, आप देखोगे गोविंदगिरी साहब के, मानगढ़ की पहाड़ियां गोविंदगिरी, जिन्होंने भीलों के लिए, आज भी मानगढ़ की पहाड़ी में हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हम सबको याद है, लेकिन एक याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी सबसे बड़ा हत्याकांड हुआ था 17 नवंबर 1913 को। निहत्थे हमारे भील भाइयों को इन ब्रिटिशर्स, इन लकड़बग्गू ने मारा था। कहते शेर शिकार करता है, इन्होंने कोई शिकार नहीं किया, घेर के मारा। और गोविंदगिरी, भगवान गोविंदगिरी, हमारे गोविंदगिरी, इन्होंने सिर्फ कोई विद्रोह नहीं किया, इन्होंने ये कहा था कि मैं भील समाज को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, दारू वगैरह मांस इन सब को दूर करने की बात। एक भक्ति मोमेंट शुरू किया था उन्होंने, ईसाई मशीनरी का विरोध किया था, उनकी सजा ये मिली, सारे भक्तों को मार दिया गया, गोविंदगिरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप पढ़ेंगे इनके बारे में। अब देखो वजह यह है कि मैं ये लेके क्यों आया हूँ, अब वजह यह है कि चैप्टर की वजह एक ये है कि मैं ये वीडियो क्यों लेके, वीडियो लेने की वजह है कि अभी इलेक्शन है राजस्थान और मध्य प्रदेश में। तो राजस्थान में इलेक्शन है तो आपको पता है सीटें रिजर्व होती है एससी और एसटी के लिए। तो मैंने बोला कि सीट रिजर्व है एससी और एसटी के लिए। तो सबसे पहले एससी और एसटी कौन से आर्टिकल के तहत सीटें रिजर्व होती है स्टेट्स में, तो आप पढ़ना है जाके, आपको आर्टिकल 332 इसमें बता। अब देखो मैंने बोला 332 में सीटें रिजर्व है, तो राज्य ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आप मैपिंग देखो, थोड़ा मैंने कलर दे रखा है इस मैपिंग में, मैंने नहीं दे रखा, विकिपीडिया से डाउनलोड कर रखा है, इतना भी मैं कोई ज्यादा ग्राफिक वाला ना हो। तो इसमें ये देखो कलर वगैरह आप देख रहे हो, ये पीला कलर है भाई, ये सीटें किन की, ये सीटें किन की, देखो ये वाली सीटें जितनी भी है ये सब एसटी ट्राइब की है, शेड्यूल्ड ट्राइब। तो मैंने ये भी बोला था कि जो विंध्य और जो सतपुड़ा वाला एरिया, मेकाल वाला एरिया, जो जंगल वाला एरिया, वहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब्ड है। तो अब मध्य प्रदेश में टोटल सीट है 230, किसकी, लेजिस्लेटिव असेंबली की। उन्हीं 230 सीटों के अंदर 45 सीट रिजर्व है एसटी के लिए। कितनी, एसटी के लिए। 33 सीट है एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। ठीक, आप देखो इसके अंदर इस मैप में। अब आपसे कोई ये पूछे, अब जैसे मैंने बोला कि इतनी सीट कितनी है, शेड्यूल ट्राइब कितनी है, एसटी की 45, लेकिन यूपी की बात करोगे आप, यूपी में 86 सीट क्या है, रिजर्व है। 86 में से 84 सीट है, 84 सीट है एससी के लिए, किसमें, उत्तर प्रदेश में, जबकि 2 सीट है एसटी के लिए। और ये 2 सीटें कब आई, 2017 के बाद में आई है एसटी के लिए। अब कंफ्यूजन ये है कि यहां 2 क्यों, यहां 45 क्यों। आप आर्टिकल 332 पढ़ोगे, उसमें लिखा है जनसंख्या के अनुपात के अनुसार एससी और एसटी की सीटें रिजर्व रहेगी। समझ गए, अब आगे इसी तरह ये राजस्थान है। देखो राजस्थान में भी 200 सीटें हैं, 200 सीटों में आप देखो, अब एसटी की सीटें देखो, ये एसटी की सीटें इस एरिया, तो ये थोड़ा अरावली वाला एरिया, इधर वाला ये वाला एरिया, ये अरावली वाला एरिया, ठीक, ये मेवाड़ अरावली वाला, इस एरिया के अंदर इन 200 सीटों में से राजस्थान में एसटी के लिए है 25 सीट। एसटी के लिए कितनी है, 25 200 में से, और 34 सीट किसके लिए है, एसी के लिए। ठीक, तो अब ये सीटें रिजर्व है, अलग पोर्शन आया आगे। और अब आपसे एग्जाम अलग वे में क्वेश्चन कर सकता है कि इन सीटों पे किन का प्रभाव है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीटों पे जो भील वाला एरिया है, भगवान टाटा भील साहब का, और इतिहास में पढ़ाया जाना चाहिए, वो हमारे हैं। बिरसा मुंडा साहब भी हमारे हैं। 1830 के कोल विद्रोह के झारखंड में बुद्धू भगत साहब भी हमारे हैं। वीर बुद्धू भगत साहब, जिन्होंने अपने 2 बच्चों का बलिदान दे दिया अपनी आंखों के सामने, वो हमारे हैं। उनका इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, और हमें पढ़ना भी चाहिए। उन पे मूवी बननी चाहिए, लेकिन मूवी वाले चुम्मा चांटी की मूवी बनाएंगे, उनको झूमे जो करना करेंगे। अब देखो मैंने बोला कि रिजर्वेशन, तो अगर रिजर्वेशन की बात करें तो पार्लियामेंट के अंदर भी सीटें रिजर्व है। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 330। कितनी सीटें रिजर्व है, आपसे पूछे कि आर्टिकल
330 के तहत पार्लियामेंट में कितनी सीटें रिजर्व है? तो आपको सीधा जवाब देना है। 84 सीट तो है एसी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, और 47 सीट है एसटी के लिए। किसमें? लोकसभा में। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 330 के तहत। याद रखना भाई आंकड़ा। अब पूछे कि सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट में पार्लियामेंट में एसी की सीटें, लोकसभा में, किसमें? लोकसभा में एसी की सीटें सबसे ज्यादा रिजर्व है। तो सीधा जवाब देना है, वो है उत्तर प्रदेश। कितनी सीट? 17 सीट। और एसटी की बात करें तो कितनी सीट है? 6 सीट। किसकी? मध्य प्रदेश की। किसमें? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा सीटें किसकी रिजर्व है? एसी की, मध्य प्रदेश की 6 सीट। यूपी में क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में शेड्यूल ट्राइब की कोई सीट रिजर्व है? नहीं। तो ये एग्जाम में ध्यान रखना। और तात्या भील मामे के बारे में मैंने बताया, ये भी आप ध्यान रखोगे। अब एक और अमेंडमेंट ध्यान रखना, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, जिसमें 334 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 334 का जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा था 95 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 104 से पहले। 95 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 95 हुआ। इसमें कहा 10 साल के लिए एक्सटेंशन किया जाता है रिजर्वेशन। कौन सा? पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो 334 का अभी अमेंडमेंट किया, 104 के तहत किए, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके 104 में 2019 में कि 10 साल के लिए और बढ़ा दिया, मतलब 2023 के लिए। समझ में आया? आगे अब आपसे कोई पूछे एंग्लो इंडियंस के लिए आर्टिकल्स, उनका लिए एक्सटेंशन नहीं किया गया। एंग्लो इंडियंस का आता है 331 में तो था लोकसभा, 333 में था जो राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इन दोनों को खारिजी समझो आप। लोकसभा में 2 कर सकते थे और स्टेट में 1 कर सकते, ये दोनों खत्म समझ लो, क्योंकि इनका एक्सटेंशन टाइम पीरियड नहीं बढ़ाया 104 के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। तो आपसे कोई सीट वगैरह पूछे, भगवान तात्या भील के बारे में पूछे, तो आप इसका ध्यान रखोगे। दूसरा, अब मैंने बोला कि उनको जबलपुर जेल में वहां ले जाया गया और वहां फांसी पर लटकाया गया, और फिर उनकी लाश को इंदौर के रेलवे स्टेशन के आसपास फेंका गया। वो तो क्रूर थे, लकड़बग्गे थे, उनकी क्या इज्जत की जा सकती है ब्रिटिशर्स की? और उनसे, उन ब्रिटिशर्स से क्या ही आस की जा सकती है कि वो हमारे मामा के साथ तहे दिल से पेश आएंगे, जबकि हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ, हमारे बहुत सारे लोग, उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिशर्स को इज्जत दी, नवाजा, उनको हिंदुस्तान में घुसने दिया। देखो ये मैप दिखा रहा हूँ मध्य प्रदेश का, कि तात्या भील मामा का साहब का नाम आया तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे खंडवा डिस्ट्रिक्ट है ये वाला। तो आपको ये रिवर पता है ये कौन सी है? माँ नर्मदा। ठीक, तो माँ नर्मदा पे आपसे पूछे कि ये कौन सा जलाशय है, देखो ये पानी सा दिख रहा है, ये तवा जलाशय। कौन सा? तवा जलाशय। तवा जलाशय। जैसे ये है बैतूल के पठार से निकलती है, कौन से पठार से? बैतूल के पठार से। और कौन सा, देखो यहाँ पे आओगे तो ये कौन सा जलाशय है? उकाई जलाशय, गुजरात और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर। ठीक, आप देखो ऊपर देखोगे, एक यहां से नदी निकलती है, यहां पे है इंदौर, ये है चंबल। ठीक, यहां कौन सा सागर है? गांधी सागर। यहां राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, चंबल। चंबल जाके लास्ट में मां यमुना में मिल जाती है। अब ये कौन सी है? माही। ये देखो राजस्थान में जाती है, फिर गुजरात में जाती है माही, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन? माही नदी। यहां पे आप देखोगे इंदौर, तो यहां 2 नदियां निकलती है, एक गंभीरी और एक शिप्रा। ये दोनों किसकी सहायक नदी है? गंभीरी और शिप्रा। इंदौर के पास से निकलती है गंभीरी, फिर शिप्रा, ये दोनों चंबल में जाके मिलती है। यहां पे ये एक नदी, कोई आप पूछे, ये है काली सिंध। कौन सी? ये भी किसमें मिलती है? चंबल में, काली सिंध। और काली सिंध के जस्ट आगे निकलती है पार्वती। पार्वती भी कहां मिलती है? चंबल में। जस्ट यहां पे देखोगे निकलती है सिंध, ओनली सिंध, ना कि सिंधु। सिंध ये किस में आते हैं? यमुना में। सिंध के आगे आप देखोगे ये है बेतवा, ये भी किस में? यमुना में। ये कौन है? केन। देखो मैप आप देखोगे, ये है केन। केन के जस्ट आगे देखोगे टोंस। और यहां आपको पता है ये सोन नदी अमरकंटक के पठार से निकलती हुई मिलती है मां गंगा में, कैमूर की पहाड़ियों के नीचे से होते हुए। तो आपको मैपिंग मध्य प्रदेश की भी देखनी है। दूसरा भी देखना है कि यहाँ पे शिवपुरी का पठार है, यहाँ
विदिशा का पठार है, यहाँ पे किचनवाड़ा का पठार है, ये भांडेर का पठार, ठीक है, ये विंध्य पर्वतमाला, और इधर बघेलखंड, ये बुंदेलखंड। तो चीजें भूलनी नहीं है, मैप देखोगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, और हमारे वीर भगवान तात्या भील साहब की भी जय हो।